अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबसे पहले तारुफ, मेरा नाम तारिक कुरैशी है। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और मैं एक फिक्शन राइटर और इस वक्त मैं एक यूएसएड के प्रोजेक्ट में काम करता हूँ। ये एजुकेशन का प्रोजेक्ट है और सिंध गवर्नमेंट के जेर इंतजाम चल रहा है। वहाँ पे मैं सीनियर मैनेजर मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन के तौर पे काम कर रहा हूँ। बात ये है कि आपसे जो बातें करना चाहता हूँ, जाहिर है कि ये मोटिवेशनल बातें ही होंगी और मेरे ख्याल में कि मेरी जिंदगी में शायद ये बातें मेरे लिए बहुत अहम है, तो आपसे इसीलिए मैं शेयर करना चाहता हूँ। हो सकता है कि आपको भी इसमें से कुछ नुक्ता मिल जाए। शुरू करते हैं कि मैं एक इदारे में काम करता था जिसका नाम था नेशनल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम। काम करते थे देही इलाकों में, देही इलाकों की तरक्की के लिए। पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट यानी शराकती बुनियाद पर देहातों में तरक्की के काम करना, देही तरक्की का काम। तो वहां पे कम्युनिटीज के साथ मिलकर काम करना होता था। वहां पे और बहुत सारे इंटरवेंशंस थे। वो एक पैकेज था पूरा इंटरवेंशंस का, लेकिन उसका जो मेन जो इंटरवेंशन था वो था माइक्रो फाइनेंस। उसमें दो प्रोडक्ट, एक सेविंग प्रोडक्ट होता था, दूसरा इनकम जनरेशन लोन। और ये जो इनकम जनरेशन लोन था वो एग्री इनपुट्स पे यानी एग्रीकल्चर इनपुट्स पे जो ज़राई मदाखिल होते हैं, बीज, खाद, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड वगैरह। और दूसरा माल मवेशी के लिए या भेड़ बकरी के लिए कि वो आप पालें और उसको उसमें से फायदा लें। तीसरा छोटा सा कोई कारोबार, कोई छोटी सी दुकान, उसको बढ़ाने के लिए वो कर्जा दिया जाता था। ये जो एक्चुअली दो प्रोडक्ट थे, इसके अलावा कोई तीसरा प्रोडक्ट नहीं था। खासतौर पे माइक्रो फाइनेंस के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। और हम जो काम करते थे वो पुअर और वेरी पुअर लोगों के साथ काम करते थे। जिस जगह पे मैं काम करता था, यानी मैं हैदराबाद रीजन में काम करता था, तो वहाँ हैदराबाद के आसपास बहुत सारे खानाबदोश लोगों की मैंने कैंप्स देखी। तो मैंने क्यूरियोसिटी हुई, तो मुझे पता चला कि ये लोग फ्रीड बॉन्डेड लेबर हैं। ये बॉन्डेड लेबर थे प्रीवियसली, लेकिन अब ये फ्री हो चुके हैं, यानी आजाद हो चुके हैं। तो कैसे आजाद हुए? कोर्ट्स के थ्रू आजाद हुए। अदालतों ने उनको रिहा करवाया। बड़ी जो लैंड होल्डिंग होती है ना, बड़ी होल्डिंग जमींदारों की, तो वहां से उन्होंने उनको आजाद करवाया था। या फिर कुछ इस तरह से था कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान और दूसरे जो ह्यूमन राइट्स डिफेंडर होते हैं या ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट होते हैं, उनकी मदद से वो लोग आजाद हुए थे। या फिर यूं हुआ कि वो खुद भी वहां से भाग के निकले थे। इस तरह से ये भी था कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने भी उन लोगों को जमींदारों के निजी जेल से आजाद करवाया। तो ये लोग हैदराबाद की सराउंडिंग्स में मुख्तलिफ जगहों पे आके खैमाजन हुए थे, कैंप लगा के वो रहते। तो ये डिफरेंट कोई 10-12 के करीब कैंप्स थे। तो इन लोगों को देखा था, तो जो वैसे टिपिकली नोमैड लोग होते हैं वो कुछ दूसरे किस्म के होते हैं। और नोमैड जो होते हैं वो भी इंडिजिनस होते हैं, लेकिन ये जो लोग थे, इनमें जो कम्युनिटीज थी, उनको देख के ये महसूस हुआ कि ये वो जो हम देखते हैं आमतौर पे नोमैड वो नहीं है। मालूम कि ये पता चला कि ये फ्रीड बॉन्डेड लेबर है। तो मुझे ख्याल आया गया हमारे प्रोग्राम जो है आरएसपी जो है रूरल सपोर्ट प्रोग्राम जो है, इसके इंटरवेंशंस, उसके फवायद जो है इस प्रोग्राम के इन लोगों के लिए भी होने चाहिए। तो पता चला कि नहीं, ये तो बिल्कुल ही डेस्टिट्यूट लोग हैं। ये ऐसे लोग हैं जो जिनके साथ काम नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनको तो इनका कोई अता पता नहीं। ये अभी यहाँ पे कैंप लगा के बैठे हुए हैं और यहाँ से इन्होंने खेमा उखाड़ा किसी और जगह चले गए, तो ये तो माइग्रेंट लोग हैं, तो इनके साथ काम नहीं हो सकता। सबसे पहले ये था कि उन लोगों की सिचुएशन एनालिसिस की जाए, सर्वे किया जाए। और फिर ये आइडिया दिया गया, वो मैंने आइडिया दिया, तो हमारी मैनेजमेंट ने इसको पहले तो ठीक नहीं समझा, लेकिन फिर जब मैंने सिचुएशन एनालिसिस करके सिचुएशन किया और फिर उन्होंने मुझे इजाजत मिली, तो उनका सर्वे किया गया। उनका जो सारा डेटा था, तो बहुत सारे हाउस होल्ड्स थे, मतलब फैमिलीज थे और बहुत सारे खानदान थे। तो तकरीबन उस वक्त 2-2.5 हजार के करीब फैमिलीज थी, 10-12 हजार की, वो मुख्तलिफ कैंप्स में रहते। अब इन लोगों का सिचुएशन एनालिसिस करने के बाद इनके लिए एक प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी बनाई, जो हमने ILO को, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को सबमिट की। तो एक आइडिया आया और फिर उन लोगों के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया। अच्छा, इसको मुख्तसर करते हैं। उस प्रोजेक्ट की बहुत सारी अच्छी बातें थी कि उस प्रोजेक्ट के थ्रू मोबाइल डिस्पेंसरीज बनी, क्लिनिक बना के दी गई जहां पे डॉक्टर बैठते थे, OPD होती थी, स्कूल बने, इनफॉर्मल एजुकेशन की जो टेम्पररी फैसिलिटी होती है वो स्कूल बने उन सारे कैंप्स में। तो अल्टीमेटली उनके लिए प्रोजेक्ट मंजूर हुआ, ILO ने फंडिंग की और हमने काम शुरू किया। और इत्तेफाक से उस काम के लिए फिर मुझे ही प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पे सिलेक्ट किया गया और मैं उस प्रोजेक्ट का में लीड किया एज अ टीम लीडर। अच्छा, अब ये था कि रवायती तौर पे तो हम माइक्रो फाइनेंस का काम ये करते थे कि कम्युनिटी में सेविंग भी करते थे और लोन भी देते थे। इन लोगों के साथ ये भी करना था, इनको ये प्रोडक्ट भी देने थे, ये इंटरवेंशन करना था, लेकिन कुछ डिफरेंट करना था। क्योंकि ये लोग माइग्रेंट थे, एक जगह पे टिक कर नहीं बैठते थे, किसी जगह पे टिक कर बैठे। उसके लिए क्या होना चाहिए? एसेट होना चाहिए। असासा कोई नहीं है, घर नहीं है, कोई चीज है ही नहीं, तो वो एक जगह पे रहेंगे क्यों? और फिर अगर एक जगह पे नहीं रहेंगे तो फिर दूसरी तरफ जो मेन स्ट्रीम में जैसे लोग फाइनेंशियल एक्टिविटीज करते हैं,
फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं, कभी बारो करते हैं, ज़ाहिर इनकम जनरेशन के लिए ही होता है, इनकम एनहेंस करने के लिए होता है। तो वो सारी चीजें जो थी वो नहीं हो पा रही थी, तो फिर मैंने एक प्रोडक्ट डिजाइन किया, वो था लैंड लीजिंग का प्रोडक्ट। और ये यूनिक प्रोडक्ट है, आज तक किसी ने नहीं किया। और इस प्रोडक्ट को डिजाइन करने पे, उसको इम्प्लीमेंट करने पे ये यूं था कि प्रोडक्ट ये था कि मैंने जो प्रपोजल दिया, उसको प्रोडक्ट जो बनाया था, डिजाइन किया था, उसमें ये था कि हम बहुत सारा एक रकबा लेंगे, एक बड़ी जमीन लेंगे, का टुकड़ा लेंगे, एराजी, टाउन प्लानिंग करेंगे। फिर एक टाउन प्लानर को भी इन्वॉल्व किया उसमें। उस प्लॉट को या उस जमीन को खरीदने के लिए आईलो ने फिर इजाफी फंड्स भी दिए। प्रोडक्ट बड़ा अप्रिशिएट हुआ जेनीवा तक। आईलो का जो हेड ऑफिस है वो जेनीवा में, तो वहां तक वो अप्रिशिएट हुआ। फिर जब ये प्रोजेक्ट किया, बाकायदा एक कंपनी को बुला के उनसे प्लानिंग करवाई गई, उसमें मुख्तलिफ साइज के प्लॉट बनाए गए, 100 गज, 150 गज, 500 गज। फिर उसमें बेसिक कम्युनिटीज की सारी चीजें हैं, मस्जिद भी है, चर्च भी है, टेम्पल भी है, पार्क भी है, स्कूल की जगह भी है, वो सारी जगह उसमें सारी फैसिलिटीज जैसे होती है किसी हाउसिंग स्कीम में। और वो कर्ज पे, यानी कि साल की आसान 12 किस्तों में उनको वो कर्ज, वो 3-4 हजार की उसकी कीमत है उस फ्लैट की। एक और भी एहतमाम किया गया था कि उनको फंडिंग मिले तो वो वहां पे अपने घर भी बना सकें, और वो ग्रांट होगी, नॉट लोन। तो ये एक प्रोडक्ट था, ऐसा तस्वर कि जिसमें जो लोग हैं जिनके पास कोई एसेट नहीं है, वो अपने प्लॉट के मालिक हो जाएं, जिनके पास कल कुछ नहीं था और भीख मांगे, डेस्टिट्यूट, कम मतलब बिल्कुल डेस्टिट्यूट, ऐसे लोग जिनके लिए तस्वर था कि इनके साथ कोई माइक्रो फाइनेंस की सर्विस हो नहीं सकती, वो सेविंग नहीं कर सकते, इन बढ़ाने के लिए लोन कैसे दें, उसकी रिपेमेंट की क्या गारंटी है। तो ये एक यूनिक काम किया था मैंने। और फिर यूं हुआ था कि वो जो प्लॉट्स थे उन लोगों को दिए गए और वहां पे वो लोग शिफ्ट भी हुए थे। इस तरह से आप अगर किसी जगह पे काम करते हुए आउट ऑफ बॉक्स आप ज्यादा सोच तो शायद कुछ कर सकते। दूसरी चीज मेरी लाइफ में जो मैं समझता हूँ ये मेरी अचीवमेंट है, वो ये है कि 2010 में फ्लड आया। उस वक्त में जिस इदारे में काम करता था उसका नाम है KTN, काविश टेलीविजन नेटवर्क। सोशल डेवलपमेंट सेक्टर को छोड़ के एक मीडिया का इदारा क्यों ज्वाइन किया, इसके पीछे भी एक लंबी कहानी है। कुछ लोग कहते हैं मैं एडवेंचरस, मैंने शायद ये एडवेंचर किया था, नहीं, लेकिन ये मैंने सोच समझ के फैसला किया था, मैंने स्विच किया था वहां पे। मैंने 10 साल तक वहां से अर्न किया है एक्सपीरियंस मीडिया का। ये इत्तेफाक है कि जब मैं किसी दोस्त की मार्फत सिफारिश लगवाई, मुझे रेफरेंस दो कि मैं वहां पे जाऊं, मुझे रेफरेंस मिला और मैं वहां पे गया। मेरे एक दोस्त है मुमताज बुखारी, वो ऑलरेडी वहां पे बहुत बड़े मशहूर राइटर हैं, बहुत सारे उर्दू और सिंधी में उन्होंने सीरियल्स लिखी हैं, मशहूर सीरियल है बाली। मुमताज बुखारी ने मुझे रेफरेंस दिया, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। और मैं गया सीईओ के पास, टेलीविजन चैनल के सीईओ के पास। उन्होंने मुझे काइंडली उन्होंने मुझे बुलाया, मुझे टाइम दिया, मेरा इंटरव्यू किया और फिर मेरा रिटन में टेस्ट भी लिया था। मुझे याद है, कहा कि आप मुझे बताएं इसकी टेक्निकलिटीज क्या है। कोई मुझे चीज दी थी, कोई डॉक्यूमेंट्री या कोई ड्रामा था, उस पर मुझे कहा था कि मुझे इस पे क्रिटिकल अपना रिव्यू दें। तो खैर मैं वो इंटरव्यू में मैंने क्वालिफाई किया। और क्योंकि मैं राइटर था ना, तो ये एज था लिखने पढ़ने, और फिर आप किसी न किसी तरह से उस फील्ड से वाबस्ता है, जो फिक्शन की फील्ड है, जो ड्रामा की फील्ड है। तो वो मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, सुनी थी शौक था। तो मैं उसमें मैंने टेस्ट क्वालिफाई किया। तो उन्होंने मुझे हेड लगाया स्क्रिप्ट एंड प्रीव्यू सेक्शन। स्क्रिप्ट एंड प्रीव्यू सेक्शन इस तरह से है कि किसी भी चीज का स्क्रिप्ट आएगा, किसी भी प्रोग्राम का, चाहे वो इंफोटेनमेंट का हो, करंट अफेयर्स हो या एजुकेशन का, जो भी हो, पहले स्क्रिप्ट आता है, आप स्क्रिप्ट देखते हो, स्क्रिप्ट को अच्छी तरह से एडिट किया और उसके बाद शूट होता है, रिकॉर्ड होता है, एग्जीक्यूट होता है। फिर एग्जीक्यूट होके वो सॉफ्टवेयर जब बन के आता है तो जाहिर है एडिट शेडिट हो गया, और फिर उस पर म्यूजिक लगा, उसकी लाइटिंग ठीक हो गई, कलर स्कीमिंग हो गई, जो कलर करेक्शन वगैरह सारी चीजें, तो आप उसको देखते हो, उसको फिर आप चेक कर। और फिर अगेन आपको उसको ये भी देखना होता है कि पॉलिसी मेटर तो कहीं नहीं हुआ। पॉलिसी मेटर में पहले जो वहां पे सुधार में पॉलिसी होती थी, कोई रिटर्न फॉर्म नहीं था, कोई चीज नहीं थी कि किस तरह से पॉलिसी होनी चाहिए। आपको मैं एक सिंपल मिसाल बताता हूँ ना, कि हम आमतौर पे कहते हैं कि यार ये तो औरतों की तरह रो रहा है, ये रो रही है, या ये इस तरह से कर रहा है। वो सिर्फ औरत नहीं रोती, फितरत में हर चीज रोना फितरत की निशानी है। बच्चा जब पैदा होता है तो वो रोता हुआ पैदा होता है। तो रोना तो जिंदगी की अलामत। गिरिया नहीं करती, जिसकी आंख में से कोई आंसू नहीं गिरता, यूं समझा जाता है ना कि पत्थर दिल इंसान है। तो अब ये ताना बना देना, गाली बना देना कि ये औरतों की तरह, तो मतलब ये असल में औरतों को कमजोरी की अलामत बनाकर औरतों के साथ मंसूब किया जाता है। जब रोना तो सबसे बड़ी बहादुरी होती है, हर कोई थोड़ी रो सकता, दिलें रोती हैं, जिंदा रूह रोती। अगर आपको मैं मुख्तसर बताऊं कि अगर मैं ये कहूं कि अब आप खुदा की याद में रोते हैं, तो क्या आप गए गुजरे हैं? और मतलब ये क्यों तस्वर किया जाए कि औरत गई गुजरी है अगर वो रोती है? तो औरत से ज्यादा तो कोई मजबूत चीज है ही नहीं। जिन्होंने आपको जन्म दिया, जितने भी हादी और रहबर हैं, उनको सबको उन्होंने जन्म दिया। तो खैर
हम वापस अपने टॉपिक पे आ जाते हैं कि तो इस तरह की चीजें भी देखना पड़ती हैं। मतलब कि उस वक्त नहीं होता था, ये सारी पॉलिसी नहीं होती थी। या किसी कम्युनिटी को हिट करना, मिसाल के तौर पे आपके पास बहुत सारे जोक्स होते हैं पे सरदार पे, तो आपको बड़ा ख्याल रखना पड़ता। मीडिया में ये इन चीजों को आके इंट्रोड्यूस करवाया। ये भी एक आपकी सक्सेस है कि आपने पॉलिसी में बच्चे, औरत, मर्द और माइनॉरिटीज सबका आपको ख्याल रखना होता है। इवन किसी फिरके की दिल आजारी ना हो। तो सिर्फ ये नहीं होता कि आप एक एंटरटेनमेंट का ड्रामा देख रहे हैं और आपने उसमें, तो उसके पीछे बड़ी मेहनत होती है। और खासतौर पे वो जगह जहाँ पे एक शख्स बैठा हुआ है जो प्रीव्यू कर रहा है या जो स्क्रिप्ट को भी साथ साथ डील कर रहा है, तो उस पर तो बड़ी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसकी। तो खैर, इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज पे किसी और इश्यूज में और तफसील से बात करेंगे, लेकिन इस वक्त मैं बता रहा हूँ कि मैं वहां पे जॉब करता था। और 2010 में जो सैलाब आया, उस फ्लड में मैंने और मेरी वाइफ ने ये सोचा ये डिजास्टर आया है तो इसमें हम कुछ ना कुछ काम करें। जिस तरह से लोग दूसरे राशन दे रहे थे, तो हमने भी सोचा कि बहुत ज्यादा इसमें कंट्रीब्यूट करें, राशन दे दें, जाके किसी रिलीफ कैंप में जाके जमा करवाएं। लेकिन फिर हमने ये सोचा, क्योंकि मेरी वाइफ एक मेडिकल डॉक्टर है, तो हमने ये सोचा कि नहीं, हम अगर इस तरह से करेंगे एक वक्त की सपोर्ट हो जाएगी। इन लोगों में बहुत सारे लोग, बच्चे, बूढ़े और खवातीन खास, वो जो आए हैं, जो सैलाब मुतासरीन हैं, जो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आके बैठे हुए हैं खुले आसमान के नीचे कैंप लगा, उनमें बहुत सारे बीमार लोग होंगे, उनकी खिदमत, जो हमारी जितनी भी सेविंग थी और घर में जितना भी गोल्ड था, तो हमने वो बेच और हमने मेडिसिन खरीदी, इक्विपमेंट्स खरीदे, और फिर हम दोनों, वाइफ और मैं और हमारा छोटा सा बच्चा था, सैलाब मुतासरीन की जाके खिदमत, उनका इलाज। वो अकेले चले थे ना सफर की जाने, तो फिर लोग आते गए और काफिला बनता गया। तो इस तरह से हमें अकेले काम करते देख के मेरा जो इदारा था जहाँ पे मैं काम करता था, KTN, वहाँ की जो टीम थी, वहाँ के जो CEO थे, उन्होंने कहा कि जी आपको तो हम सपोर्ट करेंगे। उन्होंने कहा कि आपको कुछ चाहिए, तो हमने कहा कि ये मेडिसिन नहीं होती हमारे पास, या कुछ हैं, या ये वहाँ पे ज्यादा जरूरत है। फिर उन्होंने प्रोवाइड करना मेडिसिन वगैरह। तो शुरू में हम 2 थे। फिर ये हुआ कि हमें काम करता हुआ देखते हुए हमारी जो टीम के दूसरे साथी थे, मतलब जो मेरे साथ मेरे कोलीग्स थे, उन्होंने अमन फाउंडेशन को अप्रोच। अमन फाउंडेशन ने अपना एक एम्बुलेंस हमें दिया, उसमें एक डॉक्टर था, एक पैरामेडिक था, जबरदस्त एक एम्बुलेंस होता है उनका, बहुत अच्छा एम्बुलेंस होता है उनका, जिसको वो कहते हैं जिंदगी बचाने वाला एम्बुलेंस। तो अमन फाउंडेशन एक एम्बुलेंस दिया और अपनी टीम दी। अच्छा, इस तरह से काफी ऐसे दोस्त आ गए जो वॉलंटियरली इधर उधर से बहुत सारी चीजें लेके आए, खासतौर पे मेडिसिन, दवाइयाँ आई। तो फिर हम सुबह से निकलते थे और रात गए तक काम करते थे। और हमारे साथ और भी मेरे कुलीग्स जो थे, खासतौर पे KTN के दोस्त और कुछ KTN से बाहर के भी, अब बहुत सारे वो लोग थे जिनके अगर मैं नाम लूंगा तो टाइम गुजर जाएगा। लेकिन हमने मुसलसल 2 महीने तक ये काम किया, फ्लड रिलीफ में मेडिकल की जो सहूलत थी वो दी, लोगों का इलाज मुआवजा। तो उसमें मैंने दिन रात काम किया, मेरी वाइफ ने दिन रात काम किया, और हमारा बच्चा हमारे साथ होता। कभी एहसास नहीं किया कि हमें भूख लगी है, प्यास लगी है, मतलब अगर लगती थी तो तभी हमें होश नहीं रहता था। तो वो जो दिन रात हमने उन लोगों की खिदमत की, और वाकई वो लोग बड़ी तकलीफ में, क्योंकि वो एक डिजास्टर से बच के निकल के आए थे। तो स्किन की डिजीज, कुछ लोग थे डायबिटिक, और कुछ खवातीन थी जिनका मिसकैरेज हो गया था, कुछ प्रेग्नेंट थी, बहुत सारे लोग थे, बहुत सारी तकलीफें थी, और रोना आता था। ऐसे भी छोटे बच्चे थे जो आपको सुन के हैरत होगी कि उनके माँ बाप सैलाब में मर गए। कोई उनको चाचा या मामू या कोई खाला ने गोद में लिया होता था, अब वो बच्चा बीमार है तो उसको दवाई आप कैसे पिलाएं या उसको इंजेक्शन आप कैसे दें। बड़ी तकलीफ के मनाजिर होते थे। लेकिन ये था कि उनकी तकलीफों को दूर करने में हमने एक कोशिश की छोटी सी। तो मेरी लाइफ में सबसे अच्छी जो काम है उसमें एक काम ये है कि बगैर थकन का इजहार, सारे काम छोड़ के अपने सारी जितनी भी हमारे एसेट थे सब कुछ बेच, और अल्लाह ने उससे ज्यादा दे दिया। जो आपने सब कुछ दे दिया उससे ज्यादा आपको मिल गया, अल्लाह ने दे दिया। उसकी एक मैं मिसाल बता कि 2013 में, मतलब उससे पहले मैं मीडिया को छोड़ चुका था और मैं एक यूनिसेफ के प्रोजेक्ट में चला गया था। लेकिन अचानक ये हुआ कि यूनिसेफ का प्रोजेक्ट कुछ अरसे के बाद खत्म हो गया। तो मेरे लिए सवाल आया जॉब, तो जॉब एडवर्टाइजमेंट आई उस प्रोजेक्ट में जिसमें मैं अभी करंटली काम कर रहा हूँ। थर्ड पार्टी यानी जेबिस्ट बहुत बड़ा इधर है, उन्होंने टेस्ट कंडक्ट किया, फिर इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू पैनल में बहुत सारे लोग होते हैं, यूएसएड के लोग होते हैं, यूएसएड के अलावा सिंध गवर्नमेंट के लोग होते हैं, हाई ऑफिशियल्स होते हैं, सेक्रेटरी लेवल के, जैसे एजुकेशन के सेक्रेटरी थे, और दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, फाइनेंस और दूसरे। तो ये सारे अफसर थे वहां पे, उन्होंने इंटरव्यू लिया, ये इंटरव्यू क्वालिफाई किया। तो ये मैं समझता हूँ कि आपकी काबिलियत जरूर होती है, लेकिन आपको दुआओं की जरूरत होती है। आप तो मुझे दुआएं थी,
उनसे ला मुतासरीन। और वो सिर्फ ये नहीं है कि मुझे दुआएं हैं, मेरी पूरी फैमिली को दुआएं हैं, और हम लोग दुआओं के बदौलत बहुत सारी चीजें हमें अल्लाह ताला दे रहा है जो शायद हम डिजर्व ना करते हो। द पॉइंट इज कि जो आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये है कि फर्ज करें अगर ये प्रोजेक्ट इसमें मैं काम कर रहा हूँ, कल अगर ये जाहिर है इसको एक न एक दिन अपनी कंप्लीशन पे जाना है ना, तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद लोग जॉब तलाश करते हैं, जॉब के लिए परेशान होते हैं, प्लानिंग करते हैं, लेकिन मुझे एक लम्हे के लिए भी कोई परेशानी नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे बहुत सारे काम आते, क्योंकि मैंने जिंदगी में कभी किसी काम को छोटा समझा था ही नहीं समझा था। मतलब है कि मैं सहाफत कर सकता हूँ, मैं टीवी ड्रामा लिख सकता हूँ, मैं बुक्स लिखता हूँ, मैं शॉर्ट स्टोरीज लिखता हूँ, मैं एडिटिंग कर सकता हूँ, मैं रिसर्च कर सकता हूँ। मतलब कोई भी ऐसा काम है, कंसल्टेंसी का कोई भी काम, कोई भी मजदूरी मिल जाएगी तो अलकासिब हबीबुल्लाह कर लेंगे। तो कभी भी इस तरह की कोई परेशानी नहीं हुई कि ये जॉब नहीं तो फिर क्या हो। तो जिंदगी में पहले शायद टेंशन हो तो हो, लेकिन जब लोगों की खिदमत करना शुरू की, और अभी तक कोशिश यही है कि लोगों की खिदमत करता रहूं ताकि मुझे उनकी दुआएं मिलती रहें। बाकी जो है सारे मामला अल्लाह ने संभाले हुए हैं, ये तय। और ये सब कुछ मैंने कहाँ से सीखा? बचपन से मैंने किताबों से दोस्ती रखी थी। तो मैंने एक चीज जिंदगी में सीखी है कि किताब आपको बहुत कुछ देते हैं, और किताब आपके अच्छे दोस्त, किताब में लिखे हुए हर्फ और किताब में लिखे हुए अल्फाज, किताब में लिखे हुए जुमले, ये सारे आपके बहुत अच्छे दोस्त। तो इनसे दोस्ती कीजिए, ये बहुत अच्छे दोस्त हैं। और याद रखिए, लिखे हुए, आपके हाथ से लिखे हुए लफ्ज, आपके पढ़े हुए लफ्ज कभी भी रायगा नहीं जाते, वो यकीनन कुछ न कुछ आपको कमा कर ही देते। थैंक यू वेरी मच।